नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सदसामूलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में 5 भाव है। कौन कौन से भाव है? 5 औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणाम। ये 5 भाव है। इसमें तीसरा भाव है शायोपशमिक भाव। ये भाव अपन समझ रहे हैं। तो कर्म के शायोपशम होने पर आत्मा का जो भाव है उस भाव को शायोपशमिक कहा है। इस शायोपशम शब्द आया तो उस शायोपशम शब्द को यहाँ पर समझ रहे हैं। इस शायोपशमिक भाव के कितने भेद बताए? तो 18 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, संयम, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि और फिर शायोपशमिक सम्यक्त, शायोपशमिक चारित्र और संयम संयम। तो ज्ञान कितने हैं? ज्ञान है 4। अज्ञान कितने हैं? 3। कौन कौन से अपन देखेंगे। फिर दर्शन 3, 5 लब्धि। इस तरह से ये हो गए 15। 15 और 3 18। ये कैसे हैं? एक एक है। 1 2 और 3। तो ये टोटल 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो 15 तो ग्रुप वाले हैं जिनके भेद है और 3 एक एक है। ऐसा मिलाकर 18 भेद है। तो शयवशम होता कैसे है? तो शयवशम 2 चीजों से मिलकर बना है, शय से और उपशम से। अब उसके लिए अपन ने समझने के लिए कल थोड़ा सर्वघाती देशघाती समझा था, है ना। उसको वापस से अपन देख लेते हैं। सर्वघाती देशघाती क्या होता है। घातीय कर्म 2 प्रकार के। घातीय कर्म सामान्य से कहें तो घातीय कर्म के 4 भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरण। अब इसमें से जो यही प्रकृतियां हैं, अब जैसे ज्ञान है तो ज्ञान के 5 भेद गए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य, केवल ज्ञान। तो इनमें से कुछ कर्म सर्वघाती है और कुछ कर्म देशघाती है। अब सर्वघाती और देशघाती का मतलब क्या है कि सर्वघाती मतलब जीव के स्वभाव का जो पूर्ण घात करे उसे कहेंगे सर्वघाती। और देशघाती यानी जो जीव के स्वभाव के कुछ अंश का घात करे, पूरा घात नहीं करे। ऐसे अपन ने उदाहरण के लिए कल सूर्य का देखा कि सूर्य पर बादल आए तो सूर्य है हमें पता चलता है और थोड़ा उसमें से प्रकाश झलकर भी आता है। स्वभाव यानी उसका जो नेचर है, जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान है, कितना भी कर लो वो जो ज्ञान है वो जीव को कहीं बाहर से नहीं मिला। उसका नेचर, जैसे पानी का नेचर बोलते हैं ना, पानी का नेचर क्या है? ठंडा होना। उसको गर्म करने के लिए तो हमको गैस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ठंडा होने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप गैस से हटा दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाए। ऐसा उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णपना। उसको उष्ण बनाए रखने के लिए अग्नि को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा स्वभाव है। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल का स्वभाव कैसा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि रूप से होना। ये पुद्गल का स्वभाव है। उसके लिए पुद्गल को अन्य द्रव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये स्वभाव बताया। अब ये इसमें जो देशघाती सर्वघाती है, तो जैसे 5 ज्ञान है, अपन ज्ञान से समझते जल्दी समझ में आएगा। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। तो अभी हमको केवल ज्ञान है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा केवल ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है। तो ये 5 ज्ञान के अपने अपने 5 कर्म है।
मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो इन पांचों में से सिर्फ एक केवल ज्ञान ऐसा है जो कि सर्वघाती है, यानी उसका उदय रहेगा तो मुझे बिल्कुल भी केवल ज्ञान नहीं होगा। और बाकी के जो चार कर्म है वो कैसे हैं? देशघाती। तो देशघाती है तो हमें अभी अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान तो नहीं है, देशघाती है ना, कुछ अंश प्रकट है ना। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो अपने को है अभी, लेकिन अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान नहीं है। तो उसका कैसे अपने को सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये दिखा है कि सर्वघाती जो कर्म है उसमें जो परमाणु रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? सर्वघाती ही रहेंगे। तो केवल ज्ञानावरण में जितने भी कर्म बंध होगा, अपने को द्रव्य आएगा, उसमें जो फल देने की क्षमता है वो हर एक परमाणु में ऐसी क्षमता है कि वो पूरे केवल ज्ञान का घात करेगा जीव के। और जो बाकी के चार हैं उनको अपन ने देशघाती बोला। तो उनमें जब अपन बांधते हैं तब ये दो प्रकार का अनुभाग पड़ता है, देशघाती और सर्वघाती। तो अभी अपने को मनःपरय ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उसमें भी दोनों प्रकार का है, देशघाती भी और सर्वघाती है। लेकिन सर्वघाती का उदय आएगा तो अपने को मनःपरय ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। देशघाती का उदय है तो देशघाती सर्वघाती दोनों का उदय, तो देशघाती को ढक दिया है ना, देशघाती के ऊपर सर्वघाती आता है, थोड़ा अंश प्रकट भी होए देशघाती का उदय होने पर, तो भी सर्वघाती आ रहा है तो अपने को बिल्कुल भी मनःपरय ज्ञान नहीं होने देगा। यदि अपने को मनःपरय ज्ञान चाहिए तो क्या होना चाहिए कि ये सर्वघाती का उदय नहीं, सॉरी ये सर्वघाती का उदय नहीं हो, है ना। ऐसी अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में भी जब अपन बांधेंगे तो दोनों प्रकार के कर्म परमाणु बंधेंगे, उनमें फल देने की शक्ति कैसी रहेगी? जो पूरे अवधि ज्ञान को ढके वो सर्वघाती, बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं। और देशघाती क्या? थोड़ा अवधि ज्ञान है और थोड़ा नहीं है। ठीक है, इतना समझ में है। तो अभी हमारे लिए कैसा बोलेंगे हमको कि अवधि ज्ञानावरण कर्म है तो देशघाती, लेकिन मुझे जो उदय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इसलिए मुझे अवधि ज्ञान नहीं है। तो अगर मुझे अवधि ज्ञान चाहिए तो क्या होना चाहिए? इन सर्वघाती का उदय नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्षयोक्षम बनता है। जो क्षयोक्षम घटित होगा ना, इसमें क्षयोक्षम घटित नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ चांस ही नहीं है, तो है ही कैसा? पूरा घाती करने वाला है। तो इसमें अपने पास देशघाती अवेलेबल है, तो अपन यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस करेंगे जिससे ये सर्वघाती का उदय नहीं रहेगा और इन देशघाती का उदय रहेगा। तो देशघाती का उदय होने पर पूरा अवधि ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा अवधि ज्ञान रहेगा, थोड़ा नहीं रहेगा। अब जिसके जैसा क्षयोक्षम बनेगा वैसा उसके क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़ आदि पाया जाएगा, है ना। ये अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान से समझ में है ना। ऐसे ही अपन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में लगाएंगे। कल अपन तीन इंद्रिय वाला उदाहरण समझ लेंगे। किसी जीव को तीन इंद्रिय है, तीन इंद्रिय संबंधित मति ज्ञान है। तीन इंद्रिय जीव कौन सा होता है? चींटी। कौन कौन सी इंद्रियां होती है उसको? स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन इंद्रिय है। तो उसको तीन इंद्रिय संबंधित जो मति ज्ञान है उसमें देशघाती का उदय है, और ये सर्वघाती जो है ये क्या होता है? ये देशघाती में बदल जाता है, तो इस सर्वघाती का उदय नहीं हुआ। और बाकी की दो इंद्रिय संबंधित ज्ञान होता है क्या? चींटी की आंख भी नहीं है और कान भी नहीं है, चक्षु कर्ण दोनों नहीं है, और उसको वो वाला ज्ञान भी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या हो गया? उसको चक्षु और कर्ण संबंधित सर्वघाती का उदय है। निकल जाती है ना, आंख नहीं है उसके, लेकिन स्पर्श तो है ना। स्पर्श से उसको, जैसे छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा समझते ना, अपन हाथ लगाते तो वो कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। तो उसके तो बस स्पर्शन इंद्रिय है, उसके तो बाकी कुछ भी इंद्रिय नहीं है, तो उसको स्पर्श से प्रतिभास हो गया कि मुझे अब क्या होना चाहिए, मुझे भय है, भय हो गया उसको। तो वो वायु इत्यादि के निमित्त से, हीट से, किसी अन्य निमित्त से उसको जानकारी हो सकती है, उसकी चक्षु नहीं पाई जाती। तीन इंद्रिय है उसके। वो शक्कर के पास भी कैसे जाती है? अपने मतलब खुशबू तो नहीं, फिर वो क्या नहीं, हाँ तीन है ना, स्पर्शन रसना घ्राण, तो घ्राण तो है उसको, तो वो गंध से ही अपने उससे सब जाती है। ठीक है, तो ये अपने को पांचों इंद्रिय संबंधित दोनों तरह का अनुभाग बनता है, सर्वघाती भी और देशघाती।
तो अगर हमको कोई ज्ञान चाहिए, उसका क्षयक्षम चाहिए, तो अगर सर्वघाती का हमको उदय आ जाएगा उसका, तो वो हमको नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि सर्वघाती का नेचर कैसा है? सर्वघाती, सबका घात कर देगा, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होने देगा। तो हमें जिसमें भी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि थोड़ा सर्वघाती जो है उसका अनुभाग कैसा हो जाए, कम हो जाए, और देशघाती रूप से हो जाए। ठीक है, इतना समझ में? अब जैसे कई बार अपन सोचते हैं कि यार ये काम जाना चाहिए, और मन में जो आता है, हाँ, और वो आगे जाकर हो जाता है, तो उसको क्या मनन रहेगा? नहीं 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 वो मना परे ज्ञान तो आप समझे ना, मना परे ज्ञान जैसे रोहित अभी बैठकर क्या सोच रहा है, तो मेरे मन में इच्छा हुई, मेरे मन में मतलब हर किसी को मना परे ज्ञान नहीं होगा, वो तो मुनिराज को ही होगा। तो उन मुनिराज को जिज्ञासा हुई कि रोहित क्या सोच रहा है, ये जान। तो वो जानते हैं रोहित सोच रहा है कि ये कठिन पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, मैं कल नहीं आया था, मेरा छूट गया। ठीक है, तो ये हम उन्होंने जाना, और क्या पढ़ाया था ये भी जान लिया कि ये कल क्षयोक्षम बताया था, सर्वघाती देशघाती बताया था। तो उस विषय को भी जान लिया, रोहित क्या सोच रहा है ये जाना, और रोहित किसके बारे में जो विषय सोच रहा है उसको जाना। और आपने कहा कि ऐसा हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए का मतलब क्या हो जाना चाहिए? अब जैसे कोई भी चीज अपन मन में सोचते हैं कि यार कुछ भी और वो चीज हो जाती है, तो वो तो क्या चीज अपन हो मना परे ज्ञान नहीं है वो, है ना, वो वो अपने कर्मोदय इस प्रकार के कि जैसे मेरे सोचा वैसी अनुकूलताएं बन गई, बाहर में जो संयोग उपस्थित हुए वो मेरे सोचने के अनुकूल रूप से उपस्थित हुए, ऐसा अपन कहें। उसमें कौन सा ज्ञान है? ज्ञान नहीं है, वो तो अपनी इच्छा है, अपने को हमारा इच्छा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, और हो गया वैसा। तो कर्मोदय लगा सकते कि हमारा साता का उदय था, जैसा हम चाहते थे, पुण्योदय वैसा बन गई अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, इच्छा है अपनी वो तो, कि हमेशा चाहते हैं। हाँ, मुनिराज को। तो अब इसमें ये अनुभाग जो है ये 4 प्रकार का बताया है, लता, दारू, अस्थि, शैल। ये लता, दारू, अस्थि, शैल से मतलब क्या? लता यानी कैसी बेल होती नरम, है ना, जिधर मोड़ो ऐसी मुड़ जाए। फिर उसके बाद में दारू यानी लकड़ी, ये पेड़ की जो लकड़ी है। उसके बाद में अस्थि, अस्थि यानी क्या? हड्डी, उससे कठोर होती है। और शेल कैसा होता है? पत्थर, वो उससे और कठोर होता है। तो ये उसका उदाहरण दिया है। इस उदाहरण से क्या बता रहे हैं कि यहाँ से इधर हम जा रहे हैं, तो उसके कर्म का जो अनुभाग है वो बढ़ रहा है। अनुभाग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो फल देने की शक्ति है वो गाढ़ी होती जा रही है। यहाँ वाला जो यदि कर्म अपने को उदय में आएगा, इस अनुभाग वाला, तो अपने को कम फल मिलेगा, अपने ज्यादा उघाड़ रहेगा ज्ञान का। और जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो क्या होगा, उसका फल ज्यादा मिलेगा। वो बुरा है ना, अगर पाप प्रकृति तो बुरा है और पुण्य प्रकृति तो अच्छा, ज्यादा अनुभाग में जाएंगे। तो ये लता, दारू, अस्थि, शेल, इसमें क्या बता रहे हैं ये जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बता रहे हैं? अनुभाग बता रहे हैं कि हमने कर्म बांधा तो एक समय में उदय में आ रहे 100 परमाणु या 40 परमाणु उदय में आ रहे। तो 1 से 40 जो है, एक 40 ही ना, तो 1 से 10 का अपन ने माना अनुभाग 50 है, वो 50 तक का देंगे, 50 तक का देंगे फल। उसके बाद में जो फल देंगे ऊपर 51 से 100 तक का देंगे, फिर 101 से 150 तक का फल देंगे, फिर 151 से 200 तक का, यानी 200 तक की शक्ति, ये शक्ति ले रहे हैं अपन, 10-10 परमाणु में शक्ति बढ़ती जा रही जो फल देंगे वो। तो इसको अपन लौकिक में मिठास का उदाहरण ले सकते हैं कि एक ग्लास में हमने 1 चम्मच शक्कर डाली, फिर अगले ग्लास में हमने 2 चम्मच शक्कर डाली, फिर तीसरे ग्लास में हमने 4 चम्मच, फिर उसके बाद हमने 5 चम्मच शक्कर डाली। तो जैसे जैसे अपन इधर से इधर ग्लास के मिठास में जा रहे हैं, तो पहले वाले में मिठास कम है, फिर दूसरे में से ज्यादा है, तीसरे में से ज्यादा, और चौथे में सबसे ज्यादा मिठास है। तो ये मिठास क्या हो गया? उसका फल है, शक्कर का फल है। तो ऐसे ही कर्म का जो फल है वो बढ़ता जा रहा है।
तो अब इसमें सर्वघाती देशघाती बांटा है कि यदि 1 से लेकर 1 से 50 लिया ना अपन ने, 1 से 50 तक की शक्ति है, फिर ये 51 से लेकर के 100 तक की है, फिर ये 150 और ये 200 तक की शक्ति है। तो ये जो शक्ति का विभाजन किया, इसमें से यहाँ पर अपन ले लो कि 60 तक की शक्ति है, ये दोनों ब्लॉक लिया, तो 60 तक की शक्ति जो है उसका फल मिलेगा, तो वो देशघाती है, उसमें हमको थोड़ा स्वभाव प्रकट रहेगा। और उसके बाद में ये जो शक्ति अगर उदय में आएगी 61 से लेकर 200 तक किसी की भी आएगी, तो वो कैसे है, सर्वघाती, 51 से 200 तक। तो इनका उदय अपने को नहीं चाहिए, है ना। उदाहरण में समझा, देखो इसमें बना रखा है, ये 1 से 50 तक की शक्ति है 1 से 10 परमाणु में, फिर उसके बाद में 11 से 20 परमाणु में शक्ति है 51 से 100 तक, फिर 21 से 30 में 101 से 50 तक की शक्ति। तो इस तरह से शक्ति है। तो इसको यहाँ पर ऐसे डायग्राम अपन देखेंगे, उसमें बताया ये यहाँ पर सबसे कम शक्ति, फिर ये 50 शक्ति तक के 10 परमाणु, फिर उसके बाद में ये 10 परमाणु में 150 तक की शक्ति, फिर 150 तक की, फिर 150 और फिर 200। इस तरह की शक्ति अपन ने उनमें बांट दी है। इसको क्या करें, शक्ति बांटी अपन ने। तो ये शक्ति, इसमें थोड़ी सर्वघाती थोड़ी देशघाती। बस अपने को समझने का अभिप्राय ये है कि यदि हम किसी भी कर्म का क्षयक्षम चाहते हैं, तो उनकी सर्वघाती वाला अनुभाग हमको उदय में नहीं आना चाहिए, देशघाती वाली जो शक्ति है वो उदय में आना चाहिए। इतना समझ में आया। डिवीजन, जो शक्ति का डिवीजन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली होता है। हाँ, उसमें भी मतलब जैसे अपन जो परिणाम कर रहे हैं, हमारे जैसे परिणाम है, अभिप्राय है, कषाय आदि है, योग है, इसके आधार पर उसमें शक्ति का डिवीजन होता है। भेदता है, उसमें भी कम ज्यादापना हो सकता है। सर्वघाती है तो ये अपन 200 तक सर्वघाती मान रहे हैं, तो सभी 200 तक ही बनेंगे हर बार में, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्वघाती में भी रेंज होगी ना, 51 से लेकर, नहीं 61 से लेकर के 200 तक की रेंज है सभी सर्वघाती। तो उसने अगर कम परिणाम किए तो उसको हो सकता है 100 तक ही बंधे, उसके जो परमाणु है उसमें 100 तक की ही शक्ति पड़े, 1 से 100 तक की। ठीक है, हाँ, मतलब कैसे आपके परिणाम है उसके आधार पर। इसको एक बार चेक कर लेंगे, चल रहा है। ठीक है, तो अब ये इसका अपन उपयोग करेंगे क्षयक्षम समझने में। अब ये 3 शब्द है इसमें क्षयक्षम में, क्षय, उपशम और उदय। तो हमको चाहिए उदय देशघाती का। यदि क्षयक्षम चाहिए तो वर्तमान में देशघाती स्पर्धक का उदय। फिर किसका उदय नहीं चाहिए, सर्वघाती का उदय नहीं चाहिए। तो कब कब नहीं चाहिए, कि हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन उनकी लाइन तो बनी हुई है। स्पर्धक यानी 10-10 का जो बंच बनाया ना अपन ने, 1 से 10 तक की शक्ति कितनी तक है, 1 से 50, यानी 10 परमाणु एक स्पर्धक हो गए, फिर 10 परमाणु एक स्पर्धक हो गए। तो ऐसा अपन ने एक स्पर्धक लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पर्धक होंगे उसकी रेंज में देशघाती। अपन ने तो बस 4 ही बनाई है 10-10 का डिवीजन से। तो बहुत सारे वर्गणाओं का, शक्ति वाले वर्गणाओं का समूह को स्पर्धक का। बेसिकली ये सब कर्म परमाणु ही है, अपन ये समझ लो। उनकी शक्ति सर्वघाती है या देशघाती, वो फल के आधार पर अपन ने बताया। तो हमको सर्वघाती का उदय नहीं चाहिए, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब भाषा थोड़ी सी कठिन है, अपन सरल शब्द में देखते हैं। अभी मुझे क्षयक्षम चाहिए अवधि ज्ञान का, तो उसका देशघाती उदय में आए और सर्वघाती उदय में नहीं आए। तो क्या होना चाहिए कि जो इसके स्पर्धक है, परमाणु है अवधि ज्ञान के सर्वघाती के, वो उनका उदय नहीं आए। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कभी भी कि किसी भी उसका उदय नहीं आए, निर्जरा ऐसी नहीं होती है ना। तो क्या होता है, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी,
उसी को कहा है उदय का अभाव या क्षय। यानी सर्वघाती सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आया, देशघाती रूप से उदय में आया। तो सर्वघाती का उदय हुआ क्या, तो उसको उदयाभावी क्षय नाम दिया। फिर दूसरा दिया है उपशम। ठीक है, अब हमने वर्तमान में जो आया उसको तो हम करते गए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो अभी अब सर्वघाती का उदय नहीं, अब सर्वघाती का उदय नहीं, अपन हर समय करते जा रहे कन्वर्शन। लेकिन पहले आगे लाइन में पड़े हुए 10 समय बाद के हैं जो उदय में आएंगे, ऐसा हो सकता है हम कुछ ऐसे परिणाम करें कि वो जल्दी आ जाए, अभी आ जाए। तो हमने अभी वाले को तो क्या कर दिया, देशघाती में बदल दिया। लेकिन आगे उदय में आने वाला वो जल्दी उदय में आ जाए सर्वघाती, तो मुझे वापस सर्वघाती का उदय हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि तुम वहीं बैठे रहो, तुम अपनी जगह से मत हिलो। उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। और उदय देशघाती स्पर्धक का, इसको अपन ये इसमें समझते हैं परिभाषा और डायग्राम से, तो अच्छे से समझ पाएंगे। उदयाभावी क्षय पहले में है ना, किसका बोला है, वर्तमान में जो सर्वघाती का उदय आ रहा है उसको क्या करना है, उदयाभावी क्षय करना है। तो करना क्या है, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर, अनंत गुणाहीन यानी जो अपनी 60 से 61 से 200 तक की जो शक्ति है उसको क्या कर दो आप 1 से 60 तक कर दो। तो शक्ति क्या हुई उसकी, सर्वघाती की देशघाती। तो अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। किसकी ले रहे हैं, इसमें वर्तमान उदयाभावी क्षय में। तो इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व, यानी सारे नहीं होगा, जैसे मैं अभी वर्तमान समय में हूं, तो जो अगले समय में जो उदय में आने वाला है उसको मैं अभी इस समय में क्या करूंगी, बदल दूंगी। फिर अगले समय पर मैं गई, तो अगले समय में जो तीसरे नंबर पे है उसका जो सर्वघाती है उसको मैं देशघाती में बदल दूंगी। तो जब मैं दूसरे समय मतलब दूसरे समय में तीसरे समय का बदल रहा है, फिर तीसरे समय में जाएंगे तब चौथे समय का बदलेंगे, एक एक समय पहले ही बदल नहीं आया समझ में। ऐसे अपन 5 समय मान रहे हैं, तो मैं अभी पहले समय में, तो अगर पहले समय में सर्वघाती देशघाती दोनों का उदय आएगा तो मुझे अवधि ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो पहले समय में मैंने दूसरे समय के जो सर्वघाती देशघाती थे उसमें से सर्वघाती को क्या करा, देशघाती में बदल दिया अपने परिणामों से। ठीक है, हाँ सुनो, आभारी को बोल दो वो बहुत फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लगा रहे। तो जो दूसरे समय का जो है सर्वघाती उसको अपन पहले समय में बदल रहे हैं। जब हम दूसरे समय में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सब देशघाती मिलेगा। लेकिन हम तीसरे समय में जाएंगे तो वहां पर सर्वघाती देशघाती दोनों है। तब हम दूसरे समय में तीसरे समय वाला जो उदय में आने वाला है उसके तीसरे समय के सर्वघाती को देशघाती में बदलेंगे। ठीक है, तब हम तीसरे समय में जाएंगे तो हमको सब कैसा मिला, देशघाती मिला। फिर हम तीसरे समय में जाएंगे तब चौथे समय वाले का सर्वघाती को देशघाती में बदलेंगे। तो ऐसे हर समय एक एक समय आगे वाले का अपन करते जा रहे कन्वर्शन। ठीक है, तो अगले समय अपने को क्या मिलेगा, सारा द्रव्य देशघाती। अवधि ज्ञान का कैसा मिलेगा, अगले समय में देशघाती, फिर अगले समय में देशघाती। तो इस तरह से अवधि ज्ञान का सर्वघाती रूप अपने को उदय नहीं आएगा, तो अवधि ज्ञान का शैवक्षम बनेगा। तो वो जो उस एक समय पहले अपन सर्वघाती को देशघाती में बदल रहे हैं उसको कहा है उदयाभावी क्षय। उदय के अभाव रूप क्षय, 3 शब्द है ना, उदय, अभाव और क्षय। सर्वघाती का उदय का अभाव हुआ है उसी को कहा है क्षय। सर्वघाती का क्षय, सर्वघाती का उदय नहीं है। उदय तो हुआ इस परमाणु का, लेकिन किस रूप हुआ है, देशघाती रूप से। तो सर्वघाती रूप से उदय नहीं हुआ, इसलिए उसे कहा है उदयाभावी क्षय। ये समझ में आया, क्या बताया इसमें रोहित? तो हम पहले समय में गए तो जिसमें दोनों में सर्वघाती और देशघाती दोनों था, तो क्या दूसरे समय से मतलब उस मतलब पहले समय में गाड़ी के पहले हमने उसको सर्वघाती को हटा दिया, वहां से हटाया नहीं। जब हम पहले समय में हैं तब हमने दूसरे समय में हमारे पास सर्वघाती देशघाती दोनों तरह के हैं, तो दूसरे ही समय के सर्वघाती को दूसरे ही समय के देशघाती में बदल दिया।
यानी 10 परमाणु हमको दूसरे समय में उदय में आ रहे हैं, तो उसमें से 8 सर्वघाती है और 2 देशघाती। तो वो जो 8 सर्वघाती उसको हमने क्या कर दिया देशघाती में, तो उदय तो 10 ही आएंगे, ठीक है, फिर 10 ही का ही उदय आएगा, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सर्वघाती का उदय नहीं आ रहा है ना, वो देशघाती में बदल गए, इसलिए उसको कहा है उदयाभावी क्षय। क्लियर हुआ कि वो 10 के 10 तो रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो देशघाती में बदल गए। लिखा ना, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आ रहे। उदय में तो आ रहे हैं वो, फिर उदयाभावी क्षय क्यों लिखा कि सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे। समझ में आया? देखो इसको पिक्चर में दिखाया है, ये एरो है, ये ऐसा है इस तरह से। तो अपन ने जो शक्ति बनाई है, तो इसमें अपन 4 ब्लॉक बना दो। ये जो 4 ब्लॉक दिखाए हैं, ये हर एक समय में अपने को उदय में आने वाले परमाणु है। यानी ये एक लाइन के इसको यहाँ पर दिखाए, इस 50 कितने लिए अपन ने 40 लिए ना, 40 लिए, तो 40 परमाणु 1 से 50 नहीं शक्ति ली वो तो अपन ने 10-10 का मंच बनाया ना, 40 ली ना, तो इस समय में 40 परमाणु उदय में आएंगे, तो 40 की शक्ति इस प्रकार से बताई है। तो ये सब सर्वघाती जो है ये बदल कर किस में हो जाएंगे देशघाती। तो ये इतना अनुभाव इसको उदय में नहीं आएगा, हर समय इतना ही शक्ति वाला आएगा। ये परमाणु तो जैसे अपन ने 40 बोले तो 40 ही उदय में आएंगे, लेकिन उनकी शक्ति कैसी हो जाएगी देशघाती। तो हर एक समय पहले ये बदलते जाएंगे, उसको कहा है उदयाभावी क्षय। अनुभाग का अनंत गुणाहीन होना, सर्वघाती का देशघाती रूप। देशघाती की जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ परमाणु बढ़ गए हैं, लेकिन फल तो उसका वैसे ही मिल रहा है ना, देशघाती रूप से मिल रहा है। तो अब अपने को मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान में सर्वघाती देशघाती दोनों है, लेकिन अपने को मति ज्ञान है ना, इसका मतलब क्या है कि उसके सर्वघाती का उदय नहीं है अपने को, तो वो सर्वघाती देशघाती में बदल के उदय में आते हैं। इस तरह से क्षय बनता है। तो पहला पॉइंट क्या है उदयाभावी क्षय, ये परिभाषा अच्छे से याद कर लेना, है बहुत काम आएगी आपको। कौन सी जो 3 पॉइंट वाली है, एक साथ बोलेंगे। क्षय किसे कहा, फिर से बोलेंगे। उदयाभावी क्षय किसका किया, सर्वघाती का। कौन से वाले, वर्तमान काल के। अब वर्तमान काल के तो हो गए, अब भविष्य वाले का क्या करेंगे, तो भविष्य वाले का कर रहे हैं सदवस्था रूप उपशम। क्या कर रहे हैं, सदवस्था रूप उपशम। अब ये सदवस्था रूप उपशम का मतलब क्या है, पिक्चर में समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये सब हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं हर एक समय के, तो ये 10 समय बाद वाले सर्वघाती है, तो ये सर्वघाती यहीं की यहीं बने रहे, है ना, नीचे उदय में नहीं आए। हमने हमारा जो बंच था 40 का, तो उस 40 को हमने पूरा क्या कर लिया, देशघाती कर लिया, लेकिन ऊपर के जो 40 थे उसमें से 10 नीचे आ गए, पहले उदय में आ जाएंगे सर्वघाती के, तो क्या होगा, बात तो एक ही हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत से सारा द्रव्य को देशघाती किया और सर्वघाती उदय में आ गए, तो हमारी शक्ति तो क्या हो गई, नष्ट हो गई, मतलब हमारा ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो उसके लिए वो जो भविष्य वाले हैं वो वहीं बैठे रहे, वहां से हिले नहीं, है ना, पहले जल्दी मचाए नहीं, आए नहीं, उसको वहीं बैठे रहने का आदेश दे दे कि तुम यहीं बैठे हो, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो उसको कहा है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था, सद अवस्था ने जहां पर है उसको वही बना रहे, उस रूप से उपशम, उसका उपशम उस प्रकार किया, जैसे अपन ने उपशम में क्या किया था, आगे पीछे किया और वो वही बने रहे। और ऐसे ही इसमें क्या करा है कि वो भविष्य में आएगा ना, तुम भविष्य में ही बैठे रहो, तुम अभी वर्तमान में मत आओ। इसको कहा है सद अवस्था रूप उपशम, जहां है वैसा बना है। वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले, किसके लिए कर रहे हैं, भविष्य के। एक वर्तमान का अपन ने किया उदयाभावी क्षय, और भविष्य का क्या किया, सदवस्था उपशम। किसका कर रहे हैं, सर्वघाती का। ये दोनों ही चीजें किसकी की जा रही है, सर्वघाती की। तो भविष्य में उदय आने वाले कर्म, तो यहाँ पर लगाना सर्वघाती कर्मों का सत्ता में रहने को, सत्ता में रहना है ना, वही रहे, वो उसकी उदीर्णा आदि नहीं हो जाए,
उसे सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आई। तो इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है कि वो जो सर्वघाती है उसका हमें उदय नहीं होगा, तो फिर उदय किसका होगा? देशघाती का उदय होगा। तो अब ये जितने भी शायव शमिक भाव बताए, कौन कौन से? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक, चारित्र, संयम, असंयम, इन सब में दोनों प्रकार के अनुभाग रहेंगे, सर्वघाती और देशघाती। और फिर उनका क्षयोक्षम बनेगा 3 प्रकार से, जो अपन ने पॉइंट बताए। पहला बताया क्षय। क्षय में क्या बताया? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर उपशम में क्या बताया? भविष्य में उदय में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, है ना। वापस से अपन पढ़ते हैं उसको, तीनों पॉइंट को पढ़ते हैं ना। क्षय किसे कहा? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उपशम किसे कहा? भविष्य में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था उपशम। फिर उदय किसका होगा? तो देशघाती, वर्तमान के जो है उनका उदय हो जाएगा। हर एक समय के जो देशघाती उसका उदय हो जाएगा। जितने भी जो कन्वर्ट होकर के अपने पास रह रहे हैं, 40-50 जितने भी परमाणु हैं, उनका उदय आएगा, तो उसका अपने को फल मिलेगा। फिर उस देशघाती में जैसी तीव्रता मंदता है उस अनुसार अपना क्षयोक्षम बनेगा। किसका अति ज्ञान ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का मति ज्ञान ज्यादा है, किसी का कम है, तो उसको जैसे कर्म का उदय है वैसा उसका फल मिलेगा। ठीक। अब इसमें मति ज्ञान का लगाया था ना अपन ने, तो मति ज्ञान है, तो ये अपन ने 3 इंद्रिय का लगाया था, स्पर्शन रसना घ्राण संबंधित मति ज्ञान का क्षयोक्षम, और 2 इंद्रिय संबंधित क्या है? सर्वघाती का उदय। तो अब ये 3 में कैसे बनेगा? 3 इंद्रिय का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो उस 3 इंद्रिय में जो सर्वघाती है, मति ज्ञान के सर्वघाती जो है, अब इसमें अपन डेफिनेशन लगा रहे हैं जो अपन सीख करके आए हैं। तो वर्तमान में जो सर्वघाती है उसका क्या होगा? व्यावहारिक क्षय। और जो आगामी है भविष्य, भविष्य के सर्वघाती है उनका क्या होगा? सदवस्था रूप उपशम। यानी सर्वघाती में 2 कार्य है, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती है उसका क्या होगा? वर्तमान में। ये सिर्फ मति ज्ञान की 3 इंद्रिय संबंधित जो है उसमें घटाया अपन ने। हर एक में अपना अपना घटा लो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, स्पर्शन इंद्रिय संबंधित भी सर्वघाती देशघाती होगा। फिर सर्वघाती का उदयाभावी क्षय होगा वर्तमान का। भविष्य का क्या होगा? सदवस्था रूप उपशम होगा। और देशघाती का क्या होगा? उदय। ऐसा अपन मति ज्ञान, स्पर्शन, रसना, घ्राण, अब जिसको जितनी इंद्रिय उसको उतना लगाएंगे। पंचेंद्रिय को तो अपन 5 इंद्रियों में क्षयोक्षम घटाएंगे, है ना। क्षयोक्षम शब्द का अर्थ समझ में आया ना? भाव वासना हुई, क्या हो रहा है उसमें? ये थोड़ा उदय भी आ रहा है और थोड़ा क्षय भी हो रहा है। ऐसे अंतराय है, अंतराय कर्म का क्षयोक्षम बनेगा। जो अपन 18 अपन मतलब अपने जीवन में इसे चलता रहता है, अपने को समझ में नहीं आता क्या चला, अपन क्षयोक्षम शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीजें जैसे ज्ञान है, दर्शन, लब्धि है, ये समझेंगे थोड़ा थोड़ा सा अपन, सामान्य इनका स्वरूप तो कैसे होता है ये। अब इसमें एक समझने वाला और है, इस सम्यक्त्व में घटाते हैं क्षयोक्षम। ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व बताते हैं ना, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। तो वो क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व कैसे बनेगा वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तो आप इसको इतना समझ लो। अभी अपन ने जैसे मति ज्ञान में घटाया अपन ने ये चार्ट, ऐसे ही अपन क्या घटाएंगे? अवधि ज्ञान में घटा लो। तो अवधि ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, फिर अवधि ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों के आगामी का सदवस्था रूप उपशम, और अवधि ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय। ऐसे मन परे ज्ञान में लगाएंगे तो उसका क्षयोक्षम इस प्रकार बनेगा, जिसका भी लगाना है। ठीक है। और अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे मंडे को थोड़ा, तो क्लियर हो जाएगा उसमें। इसको थोड़ा समझेंगे तो और क्लियर होगा। अभी आधे घंटे में अपने ज्यादा हो नहीं पाता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना, ये हर जगह काम आएगा। क्षयोक्षम, क्षय, उपशम, तत्वार सूत्र में, कर्म में, गुणस्थान में,
जो अपन समझते हैं सम्यक आदि समझते हैं, तो उसमें काम आते हैं। ये 3 जो इसकी पॉइंट्स है ना, कौन से वाले? हाँ हाँ, ये तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या क्या काम हो रहा है उसमें। सर्वघाती का मतलब क्या, और देशघाती। सामान्य भाव सर्वघाती ने पूरा नाश करा, देशघाती ने थोड़ा नाश करा, और उसमें फिर क्या प्रोसेस चल रही है, तो वो थोड़ा सा याद करना। हाँ प्लीज लीजिए, ये जितना है मैं आपको भेज देती हूँ, तो फिर आपको अच्छा रहेगा याद करने। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोहानी मस्तक नो सदा देत हो।